अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड के लिए जहां रवाना हुई, पहले टी20 मैच में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तमाम दूसरे टी20 मैच के शुरू होने से कबल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रवाना हो गया आयरलैंड के लिए और फिर वो डबलिन में पहुंचे और टीम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम की इस तरह की मायूस कारकर्दगी पर कोई माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने ये भी बात वाज़ेह की कि पाकिस्तान टीम जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, यह परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श नहीं है। खिलाड़ियों को बेहतर अंदाज से खेल पेश करना होगा और अवाम भी कौमी टीम के बेहतर नताइज पर ही उनका साथ देगी। तमाम पाकिस्तान टीम का मुकाबला हुआ आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में और उसी मकाम पर मुकाबला हुआ जब पाकिस्तान टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए अपोनेंट टीम को जो है बल्लेबाजी करते वक्त 194 रन का हदफ उन्हें दिया गया, जिसको चेस करते वक्त पाकिस्तान के ओपनर बैटर ख़ास तौर पे बात की जाए साइम अयूब नो लुक शॉट के बाद अगली ही गेंद पर आउट हो गए। इसके अलावा बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वन डाउन पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी खाता खोले बगैर ही पवेलियन की रात देख चुके थे। जिसके बाद पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारियां लोअर मिडिल ऑर्डर पर संभालने वाले फ़खर जमान ने संभाली और पाकिस्तान टीम के ओपनर बैटर मोहम्मद रिजवान ने जारहाना मिजाज बल्लेबाजी करते हुए 78 रन की इनिंग्स खेली। तमाम दूसरी जाने फ़खर जमान ने भी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 78 रन की इनिंग्स खेली। दोनों बल्लेबाजों की जानिब से शानदार पार्टनरशिप भी बनाई गई, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम ने इस मैच के हवाले से काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बनाए। एक जाने पाकिस्तान टीम सबसे ज़्यादा टी20 मैचेस जीतने वाली टीम बन गई बाबर आजम की क़यादत में, तो दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपनी इंटरनेशनल 300 विकटें पूरी कर ली हैं। तमाम पाकिस्तान टीम ने पावर प्ले में सबसे ज़्यादा छक्के बनाने का एजाज़ भी कल के मैच में ही हासिल किया और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का टी20 में एजाज़ भी अपने नाम ही हासिल किया। पावर प्ले में 5 छक्के लगाकर अब तक सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने छक्के बनवाने का जो है एजाज़ अपने नाम किया। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम ने 15 छक्के लगाकर जो साबका रिकॉर्ड था अपना 12 छक्कों का वो भी तोड़ दिया है। इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी की जानिब से ही बयान सामने आया पाकिस्तान टीम की शानदार परफॉर्मेंस पर। शाहिद खान अफरीदी ने ट्वीट पैगाम में कहा कि वेल डन टीम, आयरलैंड के खिलाफ ऐसी जीत की ज़रूरत थी, हमें वर्ल्ड कप में भी इसी माइंडसेट के साथ उतरना होगा मैदान में। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ज़्यादातर बैटर्स को इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर सामने आई है, इंग्लैंड से और जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से। इसके अलावा बाबर आजम से मुतालिक अगर बात की जाए तो उन्होंने जो पाकिस्तान टीम की क़यादत की है, उनकी क़यादत पर भी अब से चंद दिनों कबल जो है उंगलियां उठ रही थी, लेकिन अब क्या कुछ होने जा रहा है, क्यों चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ मौजूद हैं आयरलैंड में और ऐसा क्या कुछ हुआ है जिस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम, बतौर इंटरनेशनल कोच काफ़ी शानदार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ये श्रीलंका में भी मौजूद थे, यूएई में भी मौजूद थे, मुख्तलिफ़ लीग्स में मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ के साथ मुंसलिक होते हैं। ख़ास बिलखुसूस अगर बात की जाए श्रीलंका में, जब लंका प्रीमियर लीग हो रही थी तो वहाँ पंजाब राइजर्स के साथ भी ये मौजूद थे और वहाँ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था इनकी टीम ने। और कई बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी और पाकिस्तानी खिलाड़ी, बिलखुसूस अगर बात की जाए जुल्फ़िकार बाबर जैसे खिलाड़ी जो हैं वो इनकी सरबराही में जो है इन एक्शन आपको दिखाई दिए मुख्तलिफ़ श्रीलंकन लीग्स और दीगर लीग्स में। जनाब मोहम्मद जाहिद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जाहिद साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत मेहरबानी सर आपकी। आप हमेशा से मुझे लाइन पे लेते हैं, क्रिकेट के फ्लोक के लिए गुफ्तगू करनी होती है, तो बस आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने लिया मुझे सर। बड़ी नवाजिश आपकी। मैं इस हवाले से जायद बात करना चाह रहा था, आप क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों को करीब से देखते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आप मौजूद हैं, आपने भी ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा है। अब नकवी साहब वहाँ पहुँचे हैं, क्या ऐसी नाराज़गियाँ थी, क्या ऐसी बातें थीं कि नकवी साहब को जाना पड़ा आयरलैंड? वहाब रियाज से चीज़ें नहीं समझ पाई, ना तो मोहम्मद यूसुफ जो है वो चीज़ों को टैकल नहीं कर पाया, अब्दुल रज़ाक भी नाकाम हो गए कि नकवी साहब को फ़ौरन जाना पड़ा। वो नकवी साहब जो ना सिर्फ चेयरमैन पीसीबी हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, दीगर उनके पास जो है इख्तियारात हैं, दीगर उनके पास जो है पोर्टफोलियोज़ हैं, लेकिन उन्हें तमाम तर जिम्मेदारियों को एक तरफ रख कर उन्हें पाकिस्तान टीम को जाकर समझाना पड़ा, राज़ी करना पड़ा। ऐसी क्या नाराज़गियाँ थी कि नकवी साहब का वहाँ होना बहुत ज़रूरी हो गया? नहीं साहब देखिए, बात यह है कि ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है सबको कि टीम जो है ना, टीम जो मुझे तो जो मैं मैचेस देखा हूँ, मुझे टीम जेल नजर नहीं आ रही, टीम के अंदर कोई आपस में इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा। जो लड़के हैं अब बॉलिंग के अंदर जो अब पहले सिलेक्शन देख लें, कितनी बड़ी सिलेक्शन उन्होंने कर दी है, चले ठीक है। वहाब रियाज को पहले उन्होंने मिनिस्टर बना दिया है अपने दो रिश्तेदार के अंदर, फिर उसके बाद चीफ सेलेक्टर बना दिया है, अभी भी वो आने लाल है, फिर वो दो मैनेजर टीम के साथ जा रहे हैं सर।
तो एक बंदे को इतनी पावर दी हुई है, सारा कुछ सिलसिला दिया हुआ है टीम के। अब आयरलैंड जैसी टीम के साथ देखिए कितने बुरे तरीके से मैच हर गए। तो बाकी ये कि कल भी इब्तिदा तो शुरू हुई थी, मगर अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है और रिजवान अच्छा खेल गया है, रिजवान अच्छा खेल गया है, तो मैच वो दे गए हैं। तो मेरा भी ख्याल था कि जिस कैच छूट गए उनके, अगर कैच वो पकड़े जाते तो फिर भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। नकवी साहब जो है वो खुद ही वो बने हुए हैं क्रिकेट के इंचार्ज, ऐसे बने हुए जितना वो सारी उम्र क्रिकेट खेलते रहे हैं। अब सिलेक्शन के अंदर इन्होंने बैरोक्रेट था कोई, उनको भी डाला हुआ है सर, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है। अगर फौरन ही एक मैच आ रहे तो वो वहाँ पहुंच गए सर। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपने बात की, ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक भी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे अफसरान हैं जो वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम करते हैं, उन्हें क्रिकेट की कुछ हाव नो नहीं है, लेकिन वो क्रिकेटर्स जो हैं साबका, उनके साथ उनके रवैये सही नहीं है। तौसीफ अहमद साहब से मुतालिक एक खबर गर्दिश कर रही थी, इसके अलावा ज़हूर इलाही साहब से मुतालिक एक खबर गर्दिश करने लगी। फिर रावलपिंडी के कोच हैं तैमूर साहब, उनसे मुतालिक भी बातें होने लगी कि उनके साथ भी रवैया, एक अफसर है नकवी साहब ने उन्हें तैनात किया है, तमाम जिम्मेदारियां दी हैं, उनका रवैया ठीक नहीं। उन्होंने यहाँ तक कि तैमूर साहब जो पुराने साबका आपके कोच भी रहे हैं, उन्हें फारिग कर दिया उनके अहदे से। तो क्या समझते हैं जो रवैया, ये जो रविश है अफसरान की पीसीबी में मौजूद, ये दुरुस्त है? इस पर नकवी साहब को कुछ इकदाम करने चाहिए? नहीं ताबी भाई, देखिए बहुत बड़ी जाती है। देखिए वो पाकिस्तान के साथ इतने बड़े स्टार है ये लोग, तौसीफ अहमद का इतना बड़ा नाम है, ज़हूर इलाही इतने बड़े प्लेयर हैं ये, इन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं, बैरोक्रेसी के अंदर वो ठहरे हुए हैं और वो तो ही समझते हैं कि भी उनसे कोई बात कर ली जाए, वो किसी को कुछ समझते नहीं है। मगर देखिए नकवी साहब अच्छी, इन्होंने तो पंजाब के वजीर आला रहे हैं, अच्छा सिलसिला रह के चले ठीक है। अब ये नहीं कि हर शोबे के अंदर ही आप वहां पर आप हर शोबे में नंबर 1 पे रह जाएंगे, बहुत मुश्किल काम है। क्रिकेट जो है क्रिकेट को ही आना चाहिए, किसी को भी आना चाहिए, कोई भी आ जाए, मगर क्रिकेट की वो तो होना। आप डोमेस्टिक के अंदर देख लें ना, अब डोमेस्टिक इन्होंने सिलसिला किया हुआ 6-6 टीमें डिस्ट्रिक्टों की बना दी है सर, जहाँ से क्रिकेट शुरू होनी थी। बिल्कुल ठीक किया आपने, क्रिकेट बना दी है। उसके बाद आपने नीचे जो एसोसिएशन के लोग हैं उनको दी हुई थी पावर। उन लोगों ने तो ऐसा किया है कि लड़के जो से बेचारे क्रिकेटर थे उनको अब एक और पीसीबी की सबसे बड़ी मैं जो नाकिस देख रहा हूँ, उन्होंने जी बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइन पीसीबी की तरफ से हिदायत आई है कि भाई आपने इनको बॉलिंग देनी है, इनको ओपनर भेजना है। अब ओपनर जो बंदा है ना, वो जो जेन्युइन जो टीमें बनी हुई थी, ओपनर नंबर 8 जो ओपनर था वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए जा रहा था। ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ सर डोमेस्टिक के अंदर नीचे लेवल पे। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक के लिए बैटिंग नंबर क्रिकेट बोर्ड से आ रहा है सर। ये बड़ी ताजुब की बात है, आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ग्रेड 2 हो रहा है, उससे मुतालिक भी मुबैना तौर पर खबरें गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि पीसीबी डिपार्टमेंट से जो पैसे ले रहा है, फिर डिपार्टमेंट जो खिलाड़ियों को नौकरियां देते थे, आज वो डिपार्टमेंट खिलाड़ियों से नौकरियां देने के बजाय पैसे ले रहे हैं और क्रिकेट खिला रहे हैं। तो मतलब इस नहेज पर आप पहुंची है पाकिस्तान की क्रिकेट? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए बहुत बड़ी जाती है। अब ये थोड़ी सी देखो क्रिकेट से हटके मैं स्पोर्ट्स के ऊपर ही आता हूँ। ये जो मैंने मैच देखा ना हॉकी का मैच, ठीक है सर, वो हॉकी वाले जो हमारे हैं ना, सिर्फ वहाँ पे हमारी टीम बहुत अच्छी खेली है। वो सिर्फ देखिए यार कि आखिर के अंदर वो बेचारों के दाने मुक गए थे। दाने क्या मुकने का, 4 महीने की तनख्वाही नहीं मिलती। उन बेचारों को स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया। अब वसीम अकरम साहब नेशनल बैंक के बने हुए हैं, 4-5 साल से इमरान खान ने उनको स्पोर्ट्स का हेड लगाया हुआ है नेशनल बैंक का। और सर कितनी बड़ी जाती है कि वो स्पोर्ट्स बंदा उनके होते हुए, ठीक है, और वो कभी ऑफिस आते ही नहीं है। वो 6-6 महीने ऑफिस नहीं आते, आने के बाद आके चेक लेते, तनख्वाह लेते हैं और वो घर चले जाते हैं। और वो ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई फिर रहे हैं और ऑफिस बनाया और 40 लाख रुपए उन्होंने अपने ऑफिस में बैठने के लिए लगाया, मगर वो ऑफिस बैठते ही नहीं है। कोई निजाम नहीं है। नेशनल बैंक देखें, हॉकी होगी, फुटबॉल होगी, पहला डिपार्टमेंट था कि जो इतना खर्चा करते थे, इतना वहाँ पे जो प्लेयरों को फैसिलिटीज देते थे, उन्होंने डिपार्टमेंट नहीं बनाई। नेशनल के प्रेसिडेंट साहब ने वो टीम बनाने से इनकार कर दिया। इसी तरह हॉकी के लोग बेचारे और उल्टे फिर रहे नेशनल बैंक के, और वो बेचारे कब कारकर्दगी देखते थे। अब हमारी हुकूमत है, नकवी साहब उस पे एक्शन लेना, हर चीज पे एक्शन लेते। अब हुकूमत तो हमारी तो आप ये नहीं समझते कि कोई ऐसा नेशनल बैंक में शख्स नहीं है, कोई ऐसा अफसर नहीं है जो वसीम अकरम साहब को भी तंबी करे, उनको भी कहे कि भाई आप अपने टाइम का पंचुअल हो जाएं, आप आएँ नेशनल बैंक के जो मामलात हैं स्पोर्ट्स के हवाले से उन्हें देखें? कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसमें इतना पोटेंशियल हो जो आंखों में आंखें डालकर बात करे? साबिश भाई वहाँ पे कोई नहीं करते। एक ही बंदे से सही साहब उस बेचारे ने बात की थी, आंखों में आके डाल के उसको उठा के उन्होंने हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर इसी तरह आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी वो कर देंगे। मगर ये है कि जो सच तो कोई बोले ना, ये देखें ये रोजी रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, किसी से डरना नहीं चाहिए इंसान को, ठीक है ना सर।
बात ये कि धरती है बड़ी, बहुत बड़ी धरती है स्पोर्ट्समैन के साथ। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप स्पोर्ट्स के हेड बने हुए हैं, तो आप स्पोर्ट्स तो खोले ना। आप 4 साल नहीं से sports को नेशनल बैंक की काफ़ी काविशें हैं, बिलखुसूस अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की जाए। सलमान बट हो, कामरान अकमल हो, वहाब रियाज जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा, उन्होंने भी नेशनल बैंक से ही मुंसलिक रहे और क्रिकेट खेली। इसके अलावा हम माजी करीब में चले जाएँ तो इकबाल कासिम साहब का ताल्लुक भी नेशनल बैंक से था, सईद आज़ाद साहब वो भी नेशनल बैंक से खेले, साजिद अली साहब वो भी नेशनल बैंक से खेले, नोमान उल्लाह जिन्होंने शानदार अंदाज से डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगाए वो भी नेशनल बैंक से ही थे। आपका भी डिपार्टमेंट नेशनल बैंक था। तो कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ना सिर्फ नेशनल बैंक से क्रिकेट खेली, काफ़ी अरसे तक नेशनल बैंक की नुमाइंदगी की, फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, ये एजाज़ उन्हें मिला, ये मौका उन्हें मिला। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, सईद आज़ाद साहब से गुफ्तगू हुई थी एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान टीम इस वक्त ग्रुप बंदी का शिकार है और इस वक्त क्रिकेट एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप बैनुल अक़वामी लीग्स भी खेलते हैं, वहाँ भी अमल दखल होता है क्रिकेट एजेंट्स का, बगैर क्रिकेट एजेंट्स के तो लीग्स मुमकिन हो ही नहीं सकती हैं। तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है क्रिकेट के एजेंट्स के ज़रिए? सर वो एजेंट से ये होता है कि एजेंट के जरिए आप सेफ रह जाते हैं। आप अगर किसी लीग से मुआहिदा करते हैं ना, तो वो क्योंकि जो क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन होते हैं तालीम उनकी होती नहीं है, ठीक है सर। तो वो एजेंट के थ्रू होता है, तो एजेंट उन्हीं से खुद ही एजेंट कॉन्टेक्ट करता है, खुद ही उनसे मुआहिदा करता है, वो सारा कुछ एजेंट के थ्रू सारा सिस्टम आता है। तो वो जिसकी वजह से प्लेयर के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। और वैसे नहीं तो क्योंकि अगर डायरेक्ट आप किसी लीग के मालिक से बात करेंगे तो फिक्सिंग पे आ जाता है वो सिलसिला, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है, प्लेयर के लिए डिस्टर्ब होता है। अब इतनी प्लेयर का प्रॉब्लम नहीं होती, लीग के अंदर उसको उठाया जाता है। तो आप मुझे काइंडली इस हवाले से गाइड कीजिएगा जाहिद कि ये जो तमाम मामलात होते हैं इसमें अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से 2023 में जो मामलात हुए, तो उस वक्त ये इंकशाफात हो रहे थे कि एक क्रिकेट एजेंट है जो पहले टीम अनाउंस होने से पहले खुद ही टीम को ड्राफ्ट करते हैं, वो भेज देते हैं कि ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो क्या इतना अमल दखल होता है? चेयरमैन पीसीबी हो या फिर मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हों या फिर चीफ सेलेक्टर हो, उनकी भी नहीं चलती एजेंट्स के आगे? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये भी मामला हो रहे हैं क्या, जो बातें हो रही हैं? नहीं बिल्कुल सर, ये जो एजेंट होते हैं ना, ये बीच में पैसे लेते हैं, ठीक है सर। तो वो जो पैसे लेते हैं उनकी लाइन होती है आपस में, ये ओहदेदारों के साथ, या ये जो लोग बड़े बड़े जो सीटों पे बैठे होते हैं, ये सारी, ये तो बहुत बड़ा माफिया है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन माफिया लोग बैठे हुए हैं, वही उन्हीं की लाइन चलती है, सिलसिला चलता है, उसी को वो कहते हैं ये प्लेस लाए आप, इसको हम यहाँ पहुंचा देंगे, इसको ये करवा देंगे, तो वो सिस्टम के अंदर वो आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग सिलसिला चल रहा है। बाकी रहा हमारी जो क्रिकेट का, तो देखिए हमारे पाकिस्तान में सर जिस तरह की इन्होंने टीम बना दी है, और सिलेक्शन में 6 मेरे ख्याल किए हैं इन्होंने, 6 सिलेक्टर लगा दिए हैं, तो मेरे ख्याल से 4 और डाल देते तो इसमें 5 और डाल देते तो टीम ही बन जाती। तो उनको भी तो एक उनकी टीम बना देते, सिलेक्शन की टीम बना देते ना, ये नकली साहब। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा मशवरा आपने दिया। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूँगा, वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर पाकिस्तान टीम को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान टीम की तैयारियों को कैसे देख रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम बचपन से हम देखते आए हैं सर, इसमें जब हम क्रिकेट खेलते थे, इकबाल कासिम साहब होते थे, वसीम बारी साहब होते थे चीफ सेलेक्टर, इकबाल कासिम साहब भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं। इनके होते हुए बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक की जो है ना, और टीमें चलती थी, पाकिस्तान की टीमें बनती थी, बड़े बड़े इवेंट जीत के पाकिस्तान आया है, ठीक है सर। तो बात ये कि सीनियर लोगों को क्यों नहीं इनको बेचारों को रखा जाता है, जो क्रिकेट के ऊपर नजर रखते हैं? लगता है आपने चेयरमैन साहब की वो गुफ्तगू मुलाहिजा नहीं की। उन्होंने कहा कि सीनियर लोगों की हम कदर करते हैं, हमें अच्छा लगता है सीनियर लोगों के साथ बात करना, उनकी तबसरे काफ़ी अहमियत के हामिल है, लेकिन इस वक्त जूनियर जो लोग हैं, ये जो नए लोग हैं, इन्हें क्रिकेट का सब कुछ मालूम है, इन्हें मॉडर्न डेज़ भी पता है, साबका क्रिकेट भी पता है, आने वाली क्रिकेट भी पता है। अब इनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो कह रहे हैं इनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। वो जो सीनियर लोग हैं वो घर पे टीवी देखें तो कहें सर, इनसे वो ये कह जो इतनी बड़ी बातें वो कर रहे हैं चेयरमैन साहब, हमारे नकवी साहब, उनको इतना होना चाहिए, जो इनको दे दिया है, इनको अहदे दिए हैं, तो इन्होंने कौन से पर मार दी, कौन से ऐसे सिलेक्शन, वही लड़के वही पुराने हैं। ये आज से जो देख लें कि 10 साल पहले भी यही लड़के थे, थोड़े से जो आगे हैं। अब मुझे बताएं, जब टीम के दिन वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ को रखा है, हारिस रऊफ की पिछली परफॉर्मेंस से देख के मुझे बताएं कि आपको मैं सैनकाप कर दूं, क्या उसकी टीम में जगह बनती है सर? बिल्कुल। आपने क्या वो किया हुआ है? तो आप अभी भी कह रहे हैं नेपोटिज्म और लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है? सर ऐसी ही है पूरी टीम। देखिए मुझे बताएं कि टीम गई हुई है, अब आयरलैंड से
देखिए ना, इन्होंने 194 स्कोर खाया है, 94-96 जो भी स्कोर था। मुझे बताया हमारी बॉलिंग ये है सर कि आयरलैंड की टीम इतना स्कोर करेगी? ये तो बॉलिंग है, ये वर्ल्ड कप ये खेलने के लिए जा रही है बॉलिंग का लोग। कसूर है या फिर कप्तान का कसूर है? क्योंकि अर्ली ओवर्स के अंदर हमने देखा बड़ी जल्दी स्ट्राइक किया था शाहीन ने, फिर उस मोमेंटम को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगर मुसलसल स्पिनर्स कामयाब हो रहे थे तो स्पिनर्स को कंटिन्यू बाबर ने उस तरीके से किया नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ सर, ये सारे मिलजुल के, ये जो कप्तान साहब हैं और हमारे वहाब रियाज साहब हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई हैं, मगर क्रिकेट की बात आएगी तो देखिए, हमने वो भी क्रिकेटर है, हम भी क्रिकेटर हैं, मगर हमारे मुल्क की बात आती है तो उस पर हम कोई ख्याल नहीं करेंगे, कोई भाई हो दोस्त हो। अरे जो बात है सुन की वो करनी चाहिए। ये यारी दोस्ती की सर टीमें गई हुई हैं वहाँ पर, ठीक है, वो कभी तुमने जाना है कभी तुमने आना है, वो इस तरह सिस्टम है इनका। तो नकवी साहब तो कह रहे थे कि यारी दोस्तियों को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी की फोन कॉल नहीं उठाऊंगा नहीं, और मैं तो मेरिट पर सिलेक्शन होने दूंगा। सर नकवी साहब से पूछें कि अभी एक ही मैच आ रहे हैं, आप फौरन ही पहुंच गए हैं, आप मुल्क के वजीर दाखिला है, ठीक है, आप मुल्क को किस छोड़ के फौरन ही वहाँ पहुंच गए हैं, मैच एक ही हर के साथ ही। तो अभी आप आने के बाद जो वर्ल्ड कप में हारेंगे, क्या आप हर फ्लाइट पे आप अमेरिका पहुंच जाएंगे? और वो इनको पहुंचना पड़ेगा, इनको ऐसा सब पता चलेगा जिस तरह की टीम कारकर्दगी आनी है। ये बड़ा इजी समझ, पोल हमारा जो है वो इजी था, तो थोड़ा सा आगे आगे जो असल मैचेस आएंगे वो टीम के अंदर आपके तप्पड़ नहीं है जो आपने टीम सिलेक्शन की है। बाद में आपने ये कहना है कि अभी सिखा रहे हैं प्लेयरों को, अभी ये कर रहे हैं, अभी इस्मा रहे हैं, डोमेस्टिक की तरफ आएंगे। डोमेस्टिक का आपका ये साहब है कि मैंने आपको बता ही दिया कि क्रिकेट बोर्ड से पहली दफा ऐसा आ रहा है कि नीचे लेवल पे बैटिंग नंबर वहाँ क्रिकेट बोर्ड से आ रहे हैं सर। बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। आपने इसको यहाँ भेजना, इसको यहाँ भेजना। तो ये तो हाल है इस मुल्क की क्रिकेट का नकवी साहब के होते हुए, तो आपका रिजल्ट तो फिर ऐसे ही मिलेगा ना सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जाहिद गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और वो यही कह रहे थे कि काफ़ी आर्मिंग कंडीशन है पाकिस्तान क्रिकेट की, और इन सूरत हाल पर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बेहतर ही होगा कि मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ऐसे इकदाम करें, कुछ ऐसे फैसले लें जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद साबित हो, करीब मुस्तकबिल में उसके बेहतर नताइज सामने आए। उन्होंने बड़े अहम नुक्तों पर गुफ्तगू भी की है और उस पर रोशनी भी डाली है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से मुताल्लिक़ बात की जाए तो ये जहाँ ये गुफ्तगू हो रही है, जहाँ गुफ्तगू का महवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनी हुई है, तो दूसरी जानिब इसी तर्ज अमल के साथ अगर बात की जाए क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से, तो जो हल्के इस वक्त काम कर रहे हैं उसको लेकर भी अब काफ़ी अलार्मिंग कंडीशंस सामने आ चुकी हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात करेंगे, जब पाकिस्तान की हॉकी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके फाइनल में ना सिर्फ रसाई हासिल की, शानदार खेल पेश करते हुए पाकिस्तान की हॉकी टीम ने आगाज़ में ज़बरदस्त खेल का ना सिर्फ मुजाहरा किया, 2-2 से मैच को बराबर किया था, लेकिन फिर कुदरत ने कुछ और सोचा और समझा। पहली बार जापान जो है कामयाब हो गया है और अजलान शाह की ट्रॉफी उन्होंने लिफ्ट अप की, लेकिन पेनल्टी शूटआउट्स में पाकिस्तान टीम उस अंदाज से, उस मौसर तरीके से खेल का मुजाहरा पेश नहीं कर पाई। लेकिन कम वसाइल के तहत और जो मामला थे फेडरेशन के, उनको मद्देनज़र रखते हुए जिस अंदाज से कौमी हॉकी टीम ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ये परफॉर्मेंस तारीफ़ की बिल्कुल हकदे है। और इसी हवाले से बात भी की जा रही है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान की ख़ास तौर पे हॉकी का एक बड़ा नाम, साबिक ओलंपियन समीर हुसैन साहब ने किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और जकार्ता के हवाले से अगर बात की जाए तो 2018 में ये भी हिंदुस्तान टीम के ख़िलाफ़ होने वाले इवेंट में अहम किरदार अदा कर रहे थे, वहाँ मौजूद थे, और उस हवाले से गुफ्तगू फरमाने के लिए आज हमने उन्हें ज़हमत भी दी है। सर बहुत शुक्रिया समीर साहब कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया ताबिश भाई आपका। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, कैसा लग रहा है ये माहौल? 2018 में आप टीम के साथ थे, उस वक्त टीम की और फेडरेशन के मामला तो कुछ बेहतर थे, लेकिन अब जो फेडरेशन के मामला थे, रस्साकशी का सिलसिला जारी था, टीम फिर अजलान शाह खेलने मलेशिया पहुंची और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं शुरू से ही बोलता था कि हमारी हुकूमत की खास नज़र होनी चाहिए हमारी स्पोर्ट्स पे, जो कौमी खेल है, क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ा लफ्ज़ कौमी लगा हुआ है। तो लेकिन कौमी खेल को बिल्कुल ऐसा लावारिस किया हुआ था काफ़ी अरसे से। लेकिन सबसे खुशाइन बात है कि क्रेडिट गोज़ टू राना मशहूद साहब, जिन्होंने इस मसले को हल किया, क्योंकि बेचारे जो बच्चे थे वो 2 कैंपों में थे, उसमें फिर कशमकश चल रहा था आपस में, आपको भी वो पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम बनी, एक जगह पे सारे इकट्ठे हुए, और जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ, उससे सिर्फ बर्बादी होती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह एक उसमें बेहतर हुआ और फेडरेशन ने एक अच्छी टीम बना के वहाँ पे भेजी और उसके देखें आपके मिसबत रिजल्ट भी आए हैं, क्योंकि मैं उससे पहले जो कोच था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो मोस्टली बर्मिंघम में जो हुआ था लास्ट, उसमें मोस्टली लड़के जो थे वो यूरोप में खेलने चले गए थे, इंग्लैंड में भी खेल रहे थे, जिसमें हमाद भट्ट था, अबू बकर था, गजनफर था, इजाज था। तो ये सारे लड़कों ने कम बैक किया और आप वही देखिए कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आया जिसमें सीनियर और जूनियर की बड़ी हमांगी नजर आई, जिसके आप नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है अमाद भट्ट और उनकी टीम ने, ना सिर्फ दिल जीते हैं क्रिकेट में, जिस तरह से हम देखते हैं कि खिलाड़ियों को सराहा जाता है, पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, बिलखुसूस पाकिस्तान में इस तरह के एक इवेंट में कामयाबी पर काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। मैं इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान अमाद भट्ट साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। भट्ट साहब क्या कहेंगे, और यकीनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश होंगे आप, इस वक्त भी खुशी का समा जो है बंदावा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। समीर भाई आप लोगों को बिल्कुल, समीर कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, बिल्कुल समीर हुसैन साहब। जी समीर भाई, सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब आपको सबसे पहले बहुत एक ग्रेट अचीवमेंट पे बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी टीम को। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। अच्छा सर, मैं क्योंकि ये जानना चाह रहा हूँ भट्ट साहब, ये जो परफॉर्मेंस रही, इस परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कई मुश्किलात का आपको सामना था, फिर इन मुश्किलात को हम देख रहे थे, एक जाने वो चीज़ें तो थी, लेकिन फिर मुसलसल टीम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी कुछ हल्के काम कर रहे थे, उन क्रिटिसिज्म को भी आपने जो है नज़र में नहीं लाया और तमाम क्रिटिसिज्म को जो है आपने खेल करके अच्छा परफॉर्म करके जवाब दिया। अब ये जो अच्छा परफॉर्म करके आपने जवाब दिया है, अब कितना ज़रूरी होगा इस वक्त, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी आपकी कारकर्दगी की तारीफ़ कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब भी तारीफ़ कर रहे हैं, तो अब बेहतरी कैसे आएगी? क्या आप समझते हैं ये जो बड़े बड़े हल्के बड़े बड़े सियासतदान हैं उन्हें सोचना चाहिए और फाइनेंशियली हॉकी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए? जी आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी का जो रिवाइवल है वो इसी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से स्टार्ट हो चुका है। क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों को आप कभी भी चुप नहीं करवा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल थी और जैसा लड़कों ने परफॉर्म किया, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस देखी है और सारे पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस से अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं लोग। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे हॉकी के पैटर्न इन चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। जो लड़ाई चल रही थी अजलान शाह की टूर्नामेंट पे जाने से पहले, दो फेडरेशंस बनी हुई थी, कोई कह रहा था कि हमारी फेडरेशन स्ट्रांग है, प्रेसिडेंट हम है, कोई कह रहा था सेक्रेटरी हम है। इस पे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। जो हमारी टीम के प्लेयर्स थे वो बड़े डबल माइंडेड थे, लड़के कंफ्यूज थे आपस में। मैं उसके बाद उनका राना मशहूद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं इकबाल अहसन, उनका बड़ा इसमें अहम किरदार है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इन इदारों ने बड़ी सपोर्ट की है और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इसमें अहम किरदार अदा किए पाकिस्तान हॉकी टीम की बेहतरी को लाने के लिए, वो है प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी साहब का और राना मुजाहिद साहब का, जो सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, जिन्होंने डच कोच हायर करके पाकिस्तान हॉकी पे एक समझे कि पाकिस्तान हॉकी को ऊपर ले जाने की कोशिश स्टार्ट की है। मैं समझता हूँ कि लड़कों ने परफॉर्म जैसा भी किया, जिन हालात में भी किया है। समीर भाई भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से टीम से काम करते रहे हैं। इनको हर चीज़ का पता है कि टीम के साथ क्या जो है वो चीज़ें थी, क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती थी, क्या सिस्टम वहाँ एम्प्लॉय किए जाते थे। पर अभी जिन हालात में लड़कों ने परफॉर्म किया है, उसके बाद फाइनल खेलना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया भट्ट साहब, लेकिन काइंडली मुझे इस हवाले से गाइड कीजिएगा, आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है। मैं इसी से मुताल्लिक समीर साहब से भी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूँगा। कई वक्तन कोचेज़ हमने देखे मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर, रेहान भट्ट को भी हमने देखा, मोहम्मद सकलैन भी थे, फिर हमने समीर साहब को भी देखा, उसके अलावा दीगर कोचेज़ भी थे, उनकी भी खिदमत हमने देखा हॉकी फेडरेशन ने ली। अब आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी जो कोच है उसी के ज़रिए ही हॉकी को बेहतर बनाया जा सकता है, या फिर जो साबका ओलंपियंस हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आपने जिक्र किया समीर का, समीर की भी खुद की काफ़ी शानदार कारकर्दगी रही है, इसके अलावा सोहेल अब्बास हैं, दीगर हैं, तो क्या उनके साथ मिलकर काम नहीं किया जा सकता है? लैंग्वेज बैरियर क्या अभी भी है आपकी टीम में? आप समझते हैं कि बैनुल अक़वामी कोचेज़ के साथ ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल होते हैं आप लोग काम करने में?
नहीं, ऐसी कोई मैं नहीं समझता कोई बिल्कुल ऐसी कोई बड़ी बात है। पहले भी हम पाकिस्तानी कोचेज़ के अंडर खेलते रहे हैं। समीर भाई हमारे समीर भाई के अंडर भी हम खेले हैं और भी पाकिस्तान के कोचेज़ इनके अंडर खेले हैं। 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इंडिया को हराया। जर्मनी से हम अनफॉर्चुनेटली फाइनल रहे। समीर भाई उस टीम के कोच थे। बाकी जिन कोचेज़ का भी आपने नाम लिया है, सबके अंडर हम खेले हैं। कोचेज़ में आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ चलूँ कि जो एक अच्छा प्लेयर है वो एक अच्छा कोच नहीं हो सकता, या अच्छा कोच एक अच्छा प्लेयर नहीं हो सकता। ये एक फिलॉसफी है यहाँ पे हॉकी में। बाकी हमारी टीम के साथ अभी जो रिसेंटली टीम मैनेजमेंट है उसमें ज़िशान अशरफ हैं। ही इज़ अ नाइस मैन। वो हमारे एक्स ओलंपियन भी हैं, 2010 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद शेख उस्मान साहब हैं, 94 के वर्ल्ड चैंपियन हैं। मैं समझता हूँ कि और भी लोग आने चाहिए साथ। स्टाफ जो हमारा बड़ा होना चाहिए। बाकी सारी टीमों के साथ जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं उनके साथ तकरीबन 10 से 11 बंदे होते हैं, टोटल उनका स्टाफ होता है। हमारी टीम के साथ इस वक्त तकरीबन टोटल 4 बंदे हैं, जिनमें वीडियो एनालिस्ट और डॉक्टर मिला के और 2 असिस्टेंट कोच मिला के। अगर आप पूरा जो है मैनेजमेंट की पूरी टीम बनाएंगे तो वही आगे टीम को जो बच्चों को लेके चलती है, तो इससे बड़ा ज्यादा फायदा होगा। जैसे आपने कहा कि जी गोरा कोच हायर किया है। गोरा कोच इसीलिए हायर किया है कि गोरे वो जो टोटल जो काम करते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। वो मेरिट पे काम करते हैं। वो कोई फोन कॉल्स या ये सिफारिशात पे टीम्स नहीं बनती। आपके सामने ही अगर ये फोन कॉल्स पे टीम बनी होती तो आज शायद हम ये फाइनल में भी ना पहुंच सकते। बिल्कुल, बड़ा एक अहम नुकता आपने उठाया है और बड़ी अहम बात की है। समीर क्या कहेंगे? बड़ी अहम बातें कर रहे हैं, बड़े खुल के बोलने का वैसा ही तरीका है आता है भट्ट साहब को, और खुल के बोलने की ही आदत है भट्ट साहब की। आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी कोच होगा तो ज़्यादा अच्छी हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और वो कह रहे हैं कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। नहीं, माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि देखें, मैं भी इकबाल के साथ काम कर रहा था उस वक्त भी लड़के जो थे मोस्टली लड़के जो हैं वो ग्रूम हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं माशाल्लाह से। उसमें हम्माद भी है, अबू बकर है, ये सारे बच्चे हैं, ये बाहर भी खेल रहे हैं। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। देखिए हॉकी लैंग्वेज वही होती है, लेकिन मेरा जो एक एज अ कोच एक्सपीरियंस है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और दूसरी ये है कि लड़कों की काउंसलिंग प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए और लड़कों को वो बात समझ में आनी चाहिए, वही कामयाब कोच होता है। और हम आपने की बड़ी अच्छी बात की कि डजंट मैटर कि कोई बड़ा ओलंपियन हो या बड़ा प्लेयर हो तो वो अच्छा कोच होगा, ये मैटर नहीं करता। ये बिल्कुल एक फिलॉसफी है। और अल्हम्दुलिल्लाह गोरे कोच की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी पता है कि 2014 में हम एक कंटिन्यू 3 फाइनल खेले थे, जिसमें हमारा सबसे पहले एशियन गेम्स का फाइनल था। उसके बाद फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी का 20 साल बाद फाइनल खेल रहे थे। फिर 4 नेशन हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए, वहां पे फाइनल खेला। तो उस वक्त अगर देखा जाए तो शनाज शेख साहब हमारे साथ थे, वो हेड कोच थे, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा मौका दिया काम करने के लिहाज से। और ये लड़के मेरे साथ थे, और मोस्टली उस वक्त आप बिलीव करेंगे इन लड़कों का कमबैक हुआ था। तो देखिए टीम, अगर इसने बड़ी अच्छी बात की कि मेरिट पे अगर टीम बनाई जाए तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और वही आपको देखेंगे, वही लड़के के वापस आए, ये जेल हुए हैं और इन्होंने एक अच्छी टीम को सपोर्ट किया कि इसमें जूनियर और सीनियर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर है। मतलब आप जूनियर में हन्नान है, गजनफर है, मोइन शकील है, राना वही थे, इसी तरीके से सीनियर में एजाज है, हम्माद भट्ट था, अबू बकर था। एक मतलब अच्छा नजर आए। हाँ, मैं एक समझता हूँ कि हमारा थोड़ा सा गोलकीपर डिपार्टमेंट जरा वीक था। अपकमिंग लड़का है अब्दुल्ला, अगर इनकी जगह पे अकमल होता या बक्कार अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा ग्राफ ऊपर होता है। जो शॉट हम इसको याद है, हम्माद हमारे साथ था कि जैसे एशियन गेम्स में हम इंडिया के खिलाफ प्लेंटी शूट आउट पे हारे थे, तो मैं और वीडियो एनालिस्ट 2 दिन तक ढूंढते रहे कि हमें कोई उनके इंडिया के वो मिल जाए, क्योंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ था प्लेंटी शूट आउट, तो हमें कोई वीडियो नहीं मिली। लेकिन इंडिया के पास हमारी वीडियो थी जो मलेशिया के खिलाफ हम लोगों ने की हुई थी। तो एक उस वक्त एक बैरियर था कि जैसे अब पता चलता है कि गोलकीपर की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, अटैकर का विजन ब्लॉक करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें होती हैं, ये कोचेस बता रहे होते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा अब्दुल्ला जो था इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो एक अपकमिंग गोलकीपर, अच्छा गोलकीपर है, ये नहीं कि वो है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ऐसी मिस्टेक्स थी कि वो क्लोज नहीं हो पाया। अब हम्माद भट्ट था, हम्माद भट्ट ने अपना एक्सपीरियंस यूज किया, गोलकीपर को विड्रॉ किया, आराम से गोल किया। अनफॉर्चुनेटली राना नवीद का पाउंड स्लिप हो गया, वो नहीं कर पाया। इसी तरीके से अरशद था, उसका इस तरीके से था। तो मैं समझता हूँ कि देखिए इसके पीछे एक पूरी स्टडी होती है और उसके बाद जाके फिर फोकस करके इम्प्लीमेंट किया जाता है बेसिकली।
तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये 50-50 चांस होता है, लेकिन क्रेडिट गोस, बल्कि मैंने मुख्तलिफ चैनल से बोला है कि हेड्स ऑफ टू ऑल अवर बॉयज। इट डजंट मैटर कि आपका कोच कौन था, आपकी फेडरेशन क्या है, आपकी दूसरे की, इन लड़कों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैंने इनको बहुत करीब से देखा, इनके लिए लड़ा भी हूँ 2014 में, कि इनको लड़कों को इसको भी पता है कि जब हुआ था इनामत तकसीम हो रहे थे, हम 2014 में आए, तो बहुत सी फेडरेशन की ऐसी चीज होती है कि भाई लड़कों से ज्यादा फेडरेशन को चाहिए, तो हम कहते हैं कि लड़कों को दो भाई, क्योंकि देखें लड़के हैं तो ये फेडरेशन है, फेडरेशन का नाम है, पाकिस्तान का नाम है, और ये बेचारे कब से, बल्कि इसको खुद पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अभी तक हम लोगों को पैसे नहीं मिले हुए फेडरेशन में, मैं भी कोच का हिस्सा था, इनके साथ था, तो इनको भी पीछे के पैसे नहीं मिले हुए, लेकिन मुल्क से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। और इन्होंने जिस तरीके से इस वक्त हमाद बख्श को क्रेडिट जाता है कि इससे टीम को जिस तरीके से जेल किया, सीनियर और जूनियर की कॉम्बिनेशन को नजर आया, और ये भी हकीकत बात है कि देखें आपने नामी गिरामी बहुत से कोचेस का नाम लिया है, लेकिन आपने देखा कि उसमें बदमज़गी हुई और कोचेस को हैंडल करना नहीं है। देखें हर प्लेयर की एक रिस्पेक्ट होती है, वो प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, आपको उनके लेवल पे देनी पड़ती है। ये नहीं होता कि हमने बहुत नामी गिरामी ओलंपियन है और हम लड़कों को इज्जत नहीं दें, तो उसके लिए एक पढ़ाई होती है, उसके लिए एक एजुकेशन होती है, उसके बाद जाके फिर आप उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, जब भी आपके पास ऐसे रिजल्ट आते हैं। बुरा क्यों कामयाब है? क्योंकि वो प्रोफेशनल है, और हमें भी प्रोफेशनल पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम प्रोफेशनल हो, उस लेवल पे जाके सोचें। नहीं, प्रोफेशनल होके हमें रिएक्ट करना होगा, चीज़ों को उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है जैसे एज जो है हॉकी स्टार आप रिएक्ट करते हैं। फील्ड में रिएक्ट करना अलग होता है, डगआउट में रिएक्ट करना बिल्कुल अलग होता है। बट साहब कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर मैं चाहूँगा आपसे जानूँ, कुछ सवालात ऐसे हैं। पाकिस्तान टीम का जापान के खिलाफ फाइनल का मुकाबले पर ही अगर बात कर लें, पहले हमने देखा बरतरी हासिल कर ली थी जापान ने, फिर आप लोगों ने सेकंड क्वार्टर में तो बिल्कुल दोनों तरफ कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन थर्ड क्वार्टर में आप लोगों ने काफ़ी अच्छी बरतरी भी हासिल कर ली, आप लोग बैकफुट पर भी लेके गए थे। फिर कहाँ ऐसी भूल हो गई हॉकी टीम से कि ना सिर्फ उन्होंने गेम में कमबैक कर लिया, 2-2 से जो है बराबर कर लिया मैच को? जी भाई, मैच जो है वो काफ़ी हाइप क्रिएट कर गया हुआ था। प्रेशर जो वो दोनों टीम्स पे नहीं था। मैं समझता हूँ कि जिस फॉर्मेट पे हमने स्टार्ट किया था, प्लानिंग मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि वो अलाउ नहीं बतानी। सो लड़कों ने ऑल आउट जाके परफॉर्म किया, हम लीड में भी आगे थे। 2-2 जब ड्रॉ हुआ मैच तो उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं था। बाकी शूट आउट पे जो था वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपको पता है, जैसे समीर भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। शूट आउट में जो स्ट्रेटेजी फॉर्मेट चेंज किया गया, सेम हमारे साथ 2014 और 18 में भी यही हुआ था कि हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स नहीं थे, क्योंकि हमारे साथ जो है वो अगर कंसिस्टेंसी से जो कोचेस काम करते हैं ना, वो उनके पास जो बैकअप मौजूद होता है, जो वीडियोस उनके पास होती हैं, वो हमारे कोच के पास नहीं थे, कोई प्रूफ नहीं था। क्योंकि हमने लास्ट 4 महीने पहले ओलंपिक क्वालिफायर खेला है, उससे बाद जापान की टीम जो सही टोटल टीम थी, फुल स्ट्रेंथ थी उनकी, उनका हमारे पास कोई वीडियो एविडेंस नहीं था, तो हम उनको नहीं देख पाए। सिर्फ यहाँ पे हमारे से थोड़ी गलती हुई है। बाकी मैं नहीं समझता, मैं इस हार को हार नहीं समझता, ये समीर भाई भी एग्री करेंगे इस बात को। बड़ी बड़ी टीम्स जो हैं वो शूट आउट पे जाके हार जाती हैं। तो मैं सारा क्रेडिट अपनी टीम को, अपने बच्चों को देता हूँ, और मैं समीर भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह जो सारी बातें की हैं मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। और मैं समीर भाई को एक और खुशखबरी दूंगा कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खुशखबरी दी है। बाकी आप कोच थे कॉमनवेल्थ गेम पे भी, उससे पहले भी जो ड्यूज हैं वो हर चीज़ इंशाल्लाह जो वो क्लियर हो जाएगी। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रही हैं, काफ़ी खुशी की बात है। आप माजी में काफ़ी चीज़ों पर भट्ट साहब नाराज़ भी हो जाते थे और आपने अपना रद्द अमल दिया है, वो भी चीज़ें हमने देखी। और आप जब बजा पर होते हैं, आप हक पर होते हैं, तो आप खुलकर सामने आते हैं, ये भी हमने आपका अंदाज़ देखा है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा भट्ट साहब, एक सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, क्योंकि पेनल्टी शूट आउट्स पर आपने बात की। इस वक्त अगर अजलान शाह के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए एजाज़ याफ्ता अगर खिलाड़ी के तौर पर बात की जाए तो सुफियान खान की एज आ पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट जो है कारकर्दगी काफ़ी बेहतरीन रही, लेकिन उन्हें उस तरीके से मौका क्यों नहीं दिया गया पेनल्टी शूट आउट्स पर? ये सवाल उठ रहा है। कोई हिकमत अमली थी, कोई प्लान था? ये बिल्कुल सवाल पूछना बनता ही नहीं है, क्योंकि सुफियान खान अल्हम्दुलिल्लाह एक टोटली डिफरेंट प्लेयर है, उसकी एक समझने के एलीट क्लास है। आपने नहीं, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने उसको देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अच्छे प्लेयर के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी है। हमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी फाइनल में इसलिए चेंज की, उसको नहीं मौका दिया।
क्योंकि सारी टीम्स को पता था कि जो वो डिफेंड करती हैं कि सुफियान खान ही जो है वो शूट जो पेनल्टी शॉट कॉर्नर है वो लेते हैं। हमारे पास अबू बकर भी थे, अबू बकर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हमारे पास एक और लड़का था अब्दुर्रहमान नाम है अब्दुर्रहमान, उसका। बिल्कुल। सो हमने उसको टेस्ट करने की कोशिश की है, इसीलिए उनको शॉट कॉर्नर दिया गया। पर वो बच्चा भी नया है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसने बड़ा मेहनत करके बड़ी एफर्ट करके उसने पाकिस्तान टीम में जगह बनाई है। पर इंशाल्लाह एक वक्त वो दूर नहीं कि वो बच्चा वही जो है वो आगे जाके पाकिस्तान हॉकी के लिए ज्यादा। अच्छा, मुझे काइंडली आखिरी सवाल आपसे लूंगा बट इसमें साहब। ताबिश इसमें मैं एडअप करूंगा जी, कि ये अब्दुर्रहमान, सुफियान, जकरिया और ये तीन, और इसके अलावा उसामा बशीर, ये चारों जो हैं इनको फर्स्ट टाइम जो नेशनल चैंपियनशिप है पाकिस्तान एयरफोर्स में मैंने इनको खिलाई। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इस बात का अंदाजा है, मुझे इस बात का अंदाजा है, तमाम आपकी शागिर्दी में ही सामने आए। लेकिन मैं भट्ट साहब से था, लेकिन वो आपकी बात सही है, लेकिन इससे बड़ी अच्छे जवाब दिया कि ज़ाहिर बात है हर कोच की स्ट्रेटेजी होती है, और प्लस ये कि फाइनल के लिहाज से सुफियान को हो सकता है कि उन्होंने रीड आउट किया वो, लेकिन सही है। एक ये आपका सवाल अच्छा है, और अब्दुर्रहमान ने भी अच्छा मारा, अबू बकर ने भी अच्छा मारा। नहीं बिल्कुल, वो उनके खेल पर कोई एतराज नहीं है, हाँ। खेल पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि समाजी वेबसाइट्स पर ये बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा आज कप्तान हॉकी टीम हमारे साथ मौजूद है, उनकी मौजूदगी का थोड़ा बहुत फ़ायदा मैं भी उठा लूँ। और भट्ट साहब जाते जाते आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से करूँगा, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही हॉकी टीम की, आपने भी कहा कि मुझे जो है प्रोफेशनल अंदाज से डील करना अच्छा लगता है और मैं मेरिट की कदर करता हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि जिस अंदाज से बाहैसियत कप्तान आप टीम को लेकर चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरिट का ये जो बोलबाला है, या फिर आप ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातों पर आप कायम रह पाएंगे, किसी दबाव का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अनकरीब? जी, मुझे जितने बंदे हॉकी में जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ स्टैंड भी करने के लिए तैयार हैं। मैं अगर खुद मैं मेरिट पे नहीं होऊंगा तो मैं खुद ऐसा बंदा हूं कि मैं खुद साइड पे हो जाऊंगा। अगर कोई मुझसे अच्छा प्लेयर आएगा तो मैं खुद कोशिश करूंगा कि भाई वो पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट करे मेरी जगह। मैं बिल्कुल ऐसा कप्तान नहीं हूं कि मैं सीट के लिए या अपने मुल्क को तबाह करने के लिए जो है पाकिस्तान टीम के साथ लगा रहा हूं। मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का शौक नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत देनी थी मैंने उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान का जो ज़वाल था हॉकी का, मैं उसको पाकिस्तान को ज़वाल से बाहर ला के पाकिस्तान को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने में पाकिस्तान की मदद करूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर और नेक ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तान टीम में कप्तान इमाद बट गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, और साबिक ओलंपियन और अपने वक्त के शानदार हॉकी स्टार समीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। दोनों का यही कहना था कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, ये बातें और ये तमाम ज़िक्र जो है तारीफ़ के काबिल है, और उन्होंने यही कहा कि इसी अंदाज से इंशाल्लाह आने वाले बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में भी पाकिस्तान टीम ना सिर्फ मैदान मारेगी, ट्रॉफ़ी जीतने में भी सर जोड़ कर और सर धड़ की बाजी लगाकर कोशिश करेगी, और वो इवेंट जो है अपने नाम करने की भी कोशिश करेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।